हमारा प्रधान है खाजोड़ा में, वो प्रधान बीजेपी का है। उनके उनके द्वारा प्रस्ताव जो गया है, उनके माध्यम से जो पूछा गया अच्छा, आपके खाजोड़ा प्रधान को पूछा गया, उसमें हमें पता चला कि इनके द्वारा इन लोगों को पूछा गया है, जिसमें विधायक भी है, प्रधान पुगल भी है, सब है। उसमें हमें पता चला कि इन जनप्रतिनिधियों को जन भावना का पूछा गया पहले कि जन भावना क्या है, आप जनप्रतिनिधि क्षेत्र की। तो हमारे प्रधान ने कहा कि सर्वप्रथम तो अगर राजस्थान की सरकार इस तरीके से रेवड़ियाँ बाँट रही है, तो क्यों नहीं हमें भी खाजोड़ा जिला बनाया जाए। जब से मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस वक़्त शायद हमारी अनुसूचित जाति में 33 सीट हुआ करती थी और 5 मेडिकल कॉलेज पूरे राजस्थान में। और अच्छा, उसमें मेरा चौथा नंबर आया था और पूरे राजस्थान में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, प्राइवेट कॉलेजेस भी नहीं थी। तीसरा चुनाव आप विश्वनाथ जी हार गए। उसकी हार का कारण चुनावी विश्लेषक और वहाँ के लोग और कुछ पत्रकारों का ये कहना है कि तीसरी बार जब सेकंड टाइम विश्वनाथ जी एमएलए थे तो वो संसदीय सचिव बने और पावर में रहे। उस समय इनके पावर का यूज दूसरे लोगों ने किया जो वहाँ की जनता को पसंद नहीं आया। यहाँ मैं जब मेडिकल कॉलेज में आया तो मेडिकल हॉस्टल में जब हम रहते थे, तो हमारे जो सामने मेरे प्रतिद्वंदी हैं आदरणीय गोविंद जी, वो हमारे वहाँ आया करते थे। हमसे सभी स्टूडेंट्स में, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे मेडिकल का हो, वेटनरी का हो, सबसे मिलते थे। इनका शौक था राजनीति करने का, पहले ये भी सर्विस में थे। हम इनके साथ जुड़े, करीब 10-12 साल तक इनके साथ रहकर एक मतलब इस तरीके से काम किया कि जैसे हमारे वो बड़े भाई हैं। दूसरा चुनाव आपने जीता आमने सामने की टक्कर में। लोग कहते हैं कि आपने 2 बार अपने गुरु को हराया, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं वो एक अलग बात है। मैंने नहीं हराया। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित रहे पूर्व संसदीय मंत्री विश्वनाथ मेघवाल। विश्वनाथ जी ने बीएससी के बाद एमबीबीएस की, राजकीय सेवा में रहे, खाजूवाला से 2 बार एमएलए रहे। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे इनके राजनीतिक और निजी जीवन के बारे में। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा शो टॉक विद बीएमआर। टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपको धन्यवाद। विश्वनाथ जी, आप राजकीय सेवा में रहे, डॉक्टर के रूप में आपने कई जगह सेवाएं दी है, फिर आप 2 बार एमएलए रहे। आपके ऐसी कौन सी मोड़ आई या आपको ऐसी कौन सी प्रेरणा मिली या कहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और चुनाव लड़ करके लोगों की सेवा करूँ? बृजमोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और अपना इंटरेक्शन हुआ। राजनीतिक मेरा कोई शौक नहीं था। वैसे मेरे पिताजी के मैं एक ही हूँ जी। और पिताजी का सपना था कि डॉक्टर बने, सपना था उनका। उन्होंने मज़दूरी मेहनत करके एक छोटे से परिवार में मैं पैदा हुआ। मेरे को पढ़ाया, लिखाया, जो भी सुविधाएँ मेरे को मिलनी चाहिए थी वो पूरी की पूरी सुविधाएँ मेरे को उन्होंने दी। चाहे कोचिंग की बात हो, चाहे जयपुर पढ़ाने की बात हो, कोटा पढ़ाने की बात हो, सब जगह उन्होंने मेरे को एजुकेशन के लिए उन्होंने पूरा मेरे को सहयोग किया। उनकी इच्छा थी कि डॉक्टर बने तो मैं डॉक्टर बना। एमबीबीएस करने के लिए मैं बीकानेर आया और बीकानेर में 89-90 के बेस में एंट्री हुई मेरी और 95 पास आउट हुआ। फिर मेरी शादी यहीं हो गई, तो मैं बीकानेर का वासिंदा हो गया उसके बाद में। बीकानेर सेटल्ड हो गए। बीकानेर आप सेटल हो मूलतः गया। चूरू के रतनगढ़ तहसील के मूलतः रहने मैं वाले हैं। चूरू से रतननगर का रहने वाला हूँ, लेकिन एमबीबीएस करने जब यहाँ आए, फिर शादी यहीं हो गई, फिर यहीं रहने लगे। चूँकि मेरी जो वाइफ़ है वो अभी इन सर्विस है, वो उनकी सर्विस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होम साइंस कॉलेज में एज ए डीन के पद पे वो कार्य कर रही है। राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं थी। मेरा सपना ही डॉक्टरी का था, वो सपना मैंने पूरा किया, वो पिताजी का था और डॉक्टरी में मैं रहकर निःशुल्क सेवाएँ की लोगों की मैंने। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग बज्जू हुई, फिर बीकानेर सैटेलाइट, पीबीएम, जयमल सर और लास्ट पोस्टिंग मेरी खाजोड़ा थी। मैंने 12 साल नौकरी की।
अच्छा, यहाँ यहाँ आपकी पोस्टिंग रही? पोस्टिंग रही है मेरी एज ए गवर्नमेंट सर्विस के रूप में, जी, एज ए एमओ। एमओ मेडिकल ऑफिसर। और जो भी मेरे को हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से जो भी मेरे को कार्य दिया जाता था, किसी भी प्रकार की कोई भी परिस्थितियाँ पैदा होती थी मेडिकल में, तो उसमें मैं अग्रणी रह के काम करता था। टाइम का मैं पंक्चुअल था, समय पे मैं ड्यूटी जाता था और समय पे ड्यूटी जाकर जो भी नीडी ज़रूरतमंद लोग मेरे पास आते थे, उनको निःशुल्क सेवा उसी समय में करता था। ये निःशुल्क सेवाएँ पहले भी हॉस्पिटल में आती थी, हमारी टैबलेट्स वगैरह जितनी भी दवाइयाँ थी, वो हमारी सप्लाई होती थी सीएमएच ऑफिस से, वो हम इंडेंट के माध्यम से मँगाते थे और जनता को उसी वक़्त से हम उनको निःशुल्क सेवाएँ, हॉस्पिटल में भी निःशुल्क सेवा करता था, बाहर भी मैं किसी को देखने भी जाता था, किसी से मिलता भी था एज़ ए मेडिकल ऑफिसर के रूप में, तो मैं किसी से पैसा फ़ीस नहीं लेता था। घर आने के बाद यदि किसी मरीज को देखा, तो आपने फीस नहीं ली? कभी नहीं ली, आज तक भी मैंने कभी भी किसी से ₹1 नहीं लिया। कहीं भी अच्छा। रहा हूँ मैं, चाहे मैं, आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। वो इसलिए नहीं लिया कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। मेरा जो लालन-पालन था, पोषण था, वो एक साधारण परिवार में हुआ और मैंने गरीबी देखी है, आपने परिस्थिति वो देखी है। वो बहुत ही नज़दीकी से देखी है। तो मैं ये सोचता था कि अगर मेरे सामने कोई आ रहा है पेशेंट, आज हम भी कोई दवाई खरीदते हैं तो 3 बार सोचते हैं। तो मैं क्यों नहीं, कि मैं अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, हमें गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है दवाई, क्यों ना पहली बात तो मैं उसको वहाँ से दूँ। दूसरी बात, अगर मैं, मेरे पास वो दिखाने के लिए आ रहा है, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इससे ₹2 फीस के लूँ मैं। तो फिर ये आपको कहाँ से, कौन-सा ऐसा मोड़ आया कि आप राजनीति में आ गए? ये थोड़ा-सा अलग सब्जेक्ट है। हाँ, जैसे मैं यहाँ आया था तो मैं मेडिकल हॉस्टल में रहता था। उस वक़्त हमारे जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, हम जो प्रतिद्वंदी आपस में सामने-सामने हो गए कॉलेज में? कॉलेज में। हुँ। तो अच्छा, कॉलेज में आपने चुनाव लड़ा? कॉलेज में मैंने चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव लड़ा है मैंने। मेरे पिताजी ने नगर पालिका में ज़रूर चुनाव लड़े थे, 4 चुनाव लड़े उन्होंने, 2 उन्होंने जीते। राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब के साथ वो काम करते थे। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी वो पद पे रहे हैं, शुरू से? 10 साल तक लगातार, और सामान्य सीट पे रहे। यहाँ मैं जब मेडिकल कॉलेज में आया तो मेडिकल हॉस्टल में जब हम रहते थे, तो हमारे जो सामने मेरे प्रतिद्वंदी हैं आदरणीय गोविंद जी, वो हमारे वहाँ आया करते थे। हमसे सभी स्टूडेंट्स में, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो, चाहे मेडिकल का हो, वेटरनरी का हो, सबसे मिलते थे। इनका शौक था राजनीति करने का, पहले ये भी सर्विस में थे। हम इनके साथ जुड़े, करीब 10-12 साल तक इनके साथ रहकर एक मतलब इस तरीके से काम किया कि जैसे हमारे वो बड़े भाई हैं। अच्छा, यस। ये तो लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, नहीं, मैंने उनके साथ जो भी उनके मोमेंट थे, सब मोमेंटों में मैंने काम किया, चाहे किसी भी प्रकार का उस वक़्त इन्होंने आंदोलन किए, चाहे मेडिकल हॉस्टल का आंदोलन हो, चाहे और किसी भी प्रकार का आंदोलन हो, तो हम स्टूडेंट थे, छात्र थे। हम इस तरीके से देख रहे थे कि हमारा ये नेता है, तो इनके साथ हमने काम किया। फिर कुछ ऐसी बातें हो गई सर्विस में रहते हुए, तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो ठीक है भई, ऐसी बात है तो खुद ही राजनीति में आ जाते राजनीति हैं। में आ जाते हैं, फिर और क्या है। हुँ। सामाजिक सेवा करते-करते फिर पार्टी ने मेरे को अपॉर्च्युनिटी दी और यहाँ के जितने भी नेता थे, चाहे वो हमारे देवी सिंह जी हैं, चाहे माणक चंद जी सुराणा साहब हैं, चाहे कृष्णाराम जी हैं, जालम सिंह जी हैं और राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब जैसे चुरू से, सब लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया उस वक़्त, और वसुंधरा जी ने मेरे को टिकट दिया। और टिकट दिया तो पहले ही मौके में ट्रायंगल में मैं विधायक बना जनता के आशीर्वाद से। उसके बाद में तो ये राजनीतिक सफ़र चलता रहा। इसके बाद की जो बात है हम करेंगे, उससे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगा। बचपन कहाँ बीता आपका? मेरा बचपन चूरू में बीता है और मैंने बीएससी किया चूरू से, लोहिया कॉलेज से। अच्छा, बीएससी करने के बाद फिर एमबीबीएस किया आपने? बीएससी करने के बाद में मैं एमबीबीएस करने आया हूँ यहाँ पे। तो बचपन बीएससी तक तो मेरा वहीं रहा। बीएससी के बाद में जैसे ही मेरा मेडिकल में हुआ तब बीकानेर आ सिलेक्शन गए। हुआ तो मैं बीकानेर, हमारे एसपी मेडिकल कॉलेज, तो प्राइमरी एजुकेशन सारी चूरू से हुई? प्राइमरी से लेके बीएससी तक चूरू हुई। अच्छा। रतन नगर वही पहले तो प्राइमरी से सेकेंडरी तक, उसके बाद में कॉलेज चूरू से किया। पिताजी बिजनेसमैन थे? मेरे पिताजी अलग ही तरीके से काम करते थे, वो मल्टी डायरेक्शन था उनका। वो जो भी उनको काम मिला वो उस काम में वो अपनी मतलब परिपूर्ण, क्या जैसे? जैसे वो उन्होंने दुकान भी की, हमारी किराने की दुकान हुआ करती थी। चूरू में? चूरू में भी थी, फिर रतननगर में भी हुई, उसमें मैं भी कई 5 साल में उनके साथ बैठा। अच्छा, आपने दुकान पार्ट टाइम में, काम किया? हाँ, हाँ, मैं 5 साल तक दुकान चलाई मैंने भी। और मिस्त्री का काम करते थे, जैसे अपना होता है ये
बिल्डिंगें बनाने वाला, उसका काम भी किया उन्होंने। पिताजी ने? पिताजी ने, उनका वो शौक था, वो काम करता था पूरे अच्छी लगन से। तो दुकान का काम भी किया उन्होंने, ठेकेदारी का काम भी किया, और एजुकेशन में भी वो उस वक्त पढ़े हुए थे, वो तो थोड़ा लोगों को पढ़ाने का भी शौक था, तो उसमें भी किया। सर्विस भी की, सर्विस बीच में छोड़ दी उन्होंने। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की? गवर्नमेंट जॉब भी शुरू में उनकी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, लेकिन वो छोड़ दी। उसके बाद वो मल्टी डायरेक्शन में काम करते थे, जो भी काम मिलता था वो करते थे और शौक से करते थे। फिर राजनीति में आ गए वो भी? उनका राजनीति का शुरू से ही शौक था। मेरे घर में राजनीति करीब पिछले, मैं समझता हूँ कि राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब चुरू आए तब से, या उससे पहले मेरे पिताजी 2 चुनाव लड़ चुके थे पार्षद की, तब से राजनीति कर रहे तो बीएससी करने के बाद एमबीबीएस का प्लान किया या पहले आप एग्जाम देते रहे और सिलेक्शन नहीं हुआ? मैंने क्या बताया ना कि मेरे पिताजी का सपना था। हुआ? पिताजी का सपना ये था कि डॉक्टर बन। अब वो डॉक्टर के लिए उस वक्त थोड़ी सी कंपटीशन टफ था? टफ था थोड़ा, काफ़ी सीटें कम थी? तब तो अभी भी ज़्यादा है, अभी भी है, लेकिन हाँ सीटें कम थी, कंपटीशन टफ था। जब से मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस वक्त शायद हमारी अनुसूचित जाति में 33 सीट हुआ करती थी, और 5 मेडिकल कहाँ, कॉलेज पूरे राजस्थान पूरे में? राजस्थान में। और अच्छा, उस समय मेरा चौथा नंबर आया था, और पूरे राजस्थान में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करती थी, प्राइवेट कॉलेजेस भी नहीं थी, तो थोड़ा सा टफ था उस वक्त। तो पिताजी का शौक था, सपना था कि डॉक्टर बने, तो उसमें 2-3 साल लग गए, उनका सपना पूरा किया मैंने। जब रिजल्ट आया तो उस समय तो फोन नहीं थे? हाँ, ये बात सही है कि जब रिजल्ट आया तो उस वक्त फ़ोन नहीं थे। आप कहाँ थे उस समय? उस वक्त मैं चूरू था, गाँव में था, तो गाँव में बड़ी खुशी हुई, पिताजी को, गाँव वालों को, सबको खुशी हुई। सबको एक साथ ही सूचना मिली? हाँ, वो सुबह-सुबह रिजल्ट आता था, पेपर में आता था, तो पता चलता था कि इस गाँव से ये लड़का एमबीबीएस में इसका सिलेक्शन हुआ है, पीएमटी में इसका सिलेक्शन हुआ, तो वो लोगों को पता चल जाता था सुबह-सुबह ही। शादी आपकी एमबीबीएस करने के बाद हुई? हाँ, जब मैं यहाँ इंटर्न कर रहा था, तो इंटर्न के दौरान ही मेरी यहाँ शादी हुई, बीकानेर में ही हुई थी शादी। मेरी जो वाइफ़ है वो बीकानेर, वैसे वनस्थली विद्यापीठ से पढ़ी हुई है, गोल्ड मेडलिस्ट है वनस्थली विद्यापीठ की, और पीएचडी, एलएलबी, अच्छी एजुकेशन है। जी। तो मेरे को पहले मौके में ये कुछ ऐसा लगा कि कुछ क्वालिफ़िकेशन अच्छी है। लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज पिताजी को, घरवालों को, सबको बात करके बाद में किया, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, कोई भी कैसे लव मैरिज का कोई मैटर ही नहीं था। चल पड़ा जीवन? जीवन धीरे-धीरे जैसे चल पड़ा, और जनता में आम बीकानेर की, मैं तो कहता हूँ बीकानेर में बहुत बड़ा मिठास है, बीकानेर तो बहुत ही अच्छी जगह है। जो भी शुरुआती दौर था, जब एमबीबीएस करके हम कंप्लीट किए, इंटर्न में आए, उस वक्त ये इच्छा थी कि चूरू जाएँगे वापस, लेकिन बीकानेर में मेरा रहने का सौभाग्य मिला, चाहे वो मेरी धर्मपत्नी की वजह से मिला, चाहे कोई सर्कमस्टांस बने। बीकानेर की जनता ने बहुत प्यार किया। आज ऐसा लगता है कि बीकानेर मेरा गाँव है। ऐसा लग रहा है कि मैं पैतृक गाँव, पैतृक जन्म ये ऐसा यहाँ हुआ है। इस तरीके से बीकानेर ही महसूस हुआ। हुआ। बीकानेर में बहुत मिठास है। बीकानेर वासियों ने, खाजूवाड़ा की जनता ने बहुत प्यार दिया है। बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाया, डीयू से उसने ग्रेजुएशन किया, और यूनिवर्सिटी उस कॉलेज का वो टॉपर भी रहा, अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट है। और दूसरा बच्चा क्लेट के माध्यम से अभी शिमला पढ़ रहा है, वो एनएलयू कर रहा है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला। 2 बच्चे हैं, दोनों स्टडी कर रहे हैं अभी, कंपटीशन भी दे रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी अभी स्काउट एंड गाइड में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो एक लोगों में ये चर्चा हुई कि धर्मपत्नी भी राजनीति में आएंगी। ऐसा है कि मैंने कहा था ना, मेरा भी राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। कोई सर्कमस्टांस ऐसे बन गए थे, कोई परिस्थितियाँ बनी, उसकी वजह से मैं आया, और वो भी मैंने मेरे पिताजी से परमिशन ली कि आपका सपना था डॉक्टर बनाने का, मैं डॉक्टर बन गया। अब कोई परिस्थिति ऐसी बन रही है कि मेरे को राजनीति में जाना पड़ेगा। कुछ कारण थे, उसकी वजह से मैं राजनीति में आया, और मिसेज़ तो कभी भी इस चीज़ को पसंद ही नहीं करती थी। अच्छा, मैं राजनीति को पसंद नहीं करते? हाँ, बिल्कुल कभी उनको पसंद भी नहीं था। न मेरे परिवार में ऐसा था कि मैं राजनीति करूँ, उनको भी पसंद नहीं था। और मैं जैसे मेरा शौक नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से मैं इसमें आ गया, तो मैंने पिताजी की परमिशन से आया। आज मेरी वाइफ़ की बात करें, जैसे आपने कहा कि राजनीति उनके बारे में चर्चा है, उन्होंने कभी भी ऐसी सोच नहीं थी उनकी कि वो मैं राजनीति में जाऊँ। मेरे को ज़रूर परिवार वालों ने परमिशन दी बाद में, ये मैं कह सकता हूँ। भारत एंड स्काउट गाइड की वो दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और वो इलेक्टेड है। उनका अलग डायरेक्शन है, अलग काम करती है वो, संघ परिवार में भी काम करती है, महिला
जो विंग है उसमें अच्छा काम करती है, और जहाँ भी उनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिली, जिस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिली, वो हमेशा अग्रणी रह के काम करती है। चाहे आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर की बात करें, किसी भी डायरेक्शन में जो काम मिला उनको, उन्होंने अच्छी तन्मयता से और रिजल्टेड ओरिएंटेड काम किया। आज मैं राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार कोई भी राजनीति नहीं कर रहा, और न मेरे बच्चों को पता है, न मेरी धर्मपत्नी को इंटरफेयर करती, न मेरे पिताजी करते हैं, फादर इन लॉ भी, जो भी मेरा परिवार है यहाँ। अगर मेरा उपलब्ध नहीं होता हूँ टेलीफोन पे, तो उनके पास टेलीफोन जाता है, तो सब लोगों की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कोई, वो एकदम तन्मयता से करते हैं सेवा भी, चाहे पीबीएम की हो, चाहे और किसी भी प्रकार की हो। आज मैं अगर उनको किसी भी जनता के माध्यम से मैं जनता में उपलब्ध नहीं होता हूँ, तो वो उनको उपलब्ध करवाती है सेवाएं, जितनी भी सेवाएं किसी भी डायरेक्शन में चाहे। आपने पहला चुनाव ट्रायंगल में जीता और दूसरा चुनाव आपने जीता आमने सामने की टक्कर में। लोग कहते हैं कि आपने 2 बार अपने गुरु को हराया, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं, लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं, वो एक अलग बात है। मैंने नहीं हराया, ये जनता ने हराया, लोगों ने हराया। यहाँ की जनता थी, जनता आजकल सब आंकलन जानती है, हर आदमी का रिपोर्ट कार्ड उनके सामने रहता है। मैं क्या बोलता हूँ, क्या करता हूँ, और बोलता हूँ उस पर कितना खरा रहता हूँ, वो जनता देखती रहती है। तो जनता का ही ये हार जीत जनता की होती है, जनता ही करवाती है। किसी को जिताना, किसी को हराना उन्हीं का होता है, तो जनता ने उनको हराया है। तीसरा चुनाव आप विश्वनाथ जी हार गए, उसकी हार का कारण चुनावी विश्लेषक और वहाँ के लोग और कुछ पत्रकारों का ये कहना है कि तीसरी बार जब सेकंड टाइम विश्वनाथ जी एमएलए थे, तो वो संसदीय सचिव बने और पावर में रहे। उस समय इनके पावर का यूज दूसरे लोगों ने किया, जो वहाँ की जनता को पसंद नहीं आया। अब राजनीति में कई बार आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं जी, और वो कौन करते हैं, जिनको उस चीज़ से बेनिफिट होता है। मेरे प्रतिद्वंदी को मान लो, या कोई जिस तरीके से किसी से कोई छोटी मोटी नाराजगी उनको मान लो, उनको इस चीज़ से फायदा होता है, तो वो किसी पे आरोप लगाते हैं इस तरीके का। मैंने बताया ना, मैं बीएससी हूँ, एमबीबीएस हूँ, एलएलबी हूँ, मेरा परिवार पूरा शिक्षित है, और जो कुछ आज तक मैंने निर्णय किए हैं मेरे स्व विवेक से किए। मैं हमेशा काम जो करता हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है वो करता हूँ। अब इसके बाद में कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, राजनीति में ये चीज़ें चलती रहती हैं, उससे मैं परवाह नहीं करता। जी, और हमेशा मैंने काम किए जो बिल्कुल स्वच्छ काम थे, वैसे काम मैंने किए। मैं चाहता हूँ हमेशा कि किसी प्रकार का कोई ऐसा दाग नहीं आए। जब मैंने कहा मैं निःशुल्क काम मैंने मेडिकल में किया है, मैं राजनीति में आके मैंने किया है, तो ये चीज़ें तो चलती रहती है, सबके साथ जुड़ता है। कोई भी राजनेता काम करेगा तो सबके साथ एक दो नाम जुड़ जाते हैं कि साहब वो कर रहा है, वो कर रहा है। और वो करते कौन है? जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं, वो करते हैं और करवाते हैं किसी के माध्यम से। ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं। नहीं। जनता का तो ये कहना था कि हमने विश्वनाथ जी को चुनाव हराया ही नहीं। 2-3 नाम लेते हैं वो कहते हैं इन लोगों को हमने हराया है। विश्वनाथ जी तो आज भी हमारे मैंने एमएलए अभी क्या कहा आपको, जनता नहीं कहती, जनता के सामने इसे प्रचारित किया जाता है। जी, किसी भी राजनेता के साथ 2-4 नाम जोड़ के उसको प्रचारित किया, मेरा नहीं है कि सबके साथ है ये प्रचारित करवाया जाता है कि साहब वो इसका तो वो काम कर रहे हैं। जबकि हमारे जो क्षेत्र में मेरे 5 मंडल हैं, पाँचों मंडल में अलग-अलग नाम आते हैं। मैं जिस मंडल में जाता हूँ तो उस मंडल में कहते हैं साहब इसके साथ तो ये, दूसरे मंडल जाता हूँ तो साहब यही रहता है। तो ऐसा नहीं है। और जिले लेवल पे आता हूँ तो दूसरा नाम जुड़ जाता है, जी। स्टेट लेवल पे जाता हूँ तो जुड़ जाता है ना? ये तो किसी को स्वार्थ होता है, किसी को मेरे प्रति कोई भी भावना उसकी अलग रहती है तो वो करता है। इसमें तो चलता रहता है, राजनीति में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, और पढ़ा लिखा होने के नाते मैं हर चीज़ जानता हूँ। मैं एमबीबीएस डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा भी शौक है कि चारों तरफ मैं काम करूँ। मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ कि मैं सेवा तो एमबीबीएस होके डॉक्टर होके भी कर सकता था, डॉक्टर रह के भी मैं सेवा कर सकता था, लेकिन राजनीति में इसलिए आया हूँ कि मैं भी मल्टी डायरेक्शन में सेवा करूँ, हर डिपार्टमेंट में, हर क्षेत्र में मैं करूँ। जिस तरीके से एक आईएएस बनता है, आईएएस कोई स्पेशल डिपार्टमेंट का नहीं होता, उन आईएएस को कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। वैसे हम भी चाहते हैं, हम हर क्षेत्र में थीसिस करते हैं, हर क्षेत्र में हम वो करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, और उसको लागू करते हैं कि किस तरीके से जनता को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जनता का क्या हित है, उस पर काम करते हैं। किसी के दबाव में किसी आज तक विश्वनाथ ने काम नहीं किया। अनूपगढ़ को जिला बना दिया
और खाजवाला को बीकानेर से हटा करके अनूपगढ़ जिले में शामिल कर दिया। खाजोवाला कोई नहीं, छत्तीसगढ़ को भी कर दिया है। 2 हमारे उपखंड हैं, खाजोवाला उपखंड और छत्तीसगढ़ उपखंड। दोनों उपखंडों को अनूपगढ़ में शामिल कर दिया। और शामिल करने से पहले जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता से के द्वारा जो चुने जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका दायित्व बनता है, सरकार का भी दायित्व बनता है कि जनता की भावना जनप्रतिनिधि के माध्यम से जाने। और सरकार ने जानी थी। सरकार ने हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हैं, चाहे वो प्रधान हैं, चाहे वो एमएलए हैं और दूसरे जनप्रतिनिधि, सबसे बाय रिटर्न उन्होंने आवेदन वो किया था। उन्होंने उनको प्रस्ताव रखा था कि हम इस तरीके से जिला बनाना जा रहे हैं। उसमें 2 उपखंडों को शामिल करने का प्रस्तावित रखा, उन्होंने प्रस्ताव है, सरकार ने कहा। सरकार ने कहा। और ये ये 2022 की बात है जी। और मैं दोबारा इसको क्लियर करना चाहूंगा कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे, जब मंत्री जी है या प्रधान है, यस, इन लोगों ने लिखित में दिया कि इन दोनों उपखंड को अनूपगढ़ में शामिल कर अब दिया जाए। इन्होंने लिखित में क्या दिया क्या नहीं दिया तो ये तो हमारे सामने नहीं है, जी। ये तो जनता के सामने ये बताएं, या ये इनको ही पता है। हमारा प्रधान है खाजोड़ा में, वो प्रधान बीजेपी का है, उनके द्वारा प्रस्ताव जो गया है, उनके माध्यम से जो पूछा गया। अच्छा, आपके खाजोला प्रधान को पूछा गया, उसमें हमें पता चला कि इनके द्वारा इन लोगों को पूछा गया है, जिसमें विधायक भी है, प्रधान पुगल भी है, सब है। उसमें हमें पता चला कि इन जनप्रतिनिधियों को जन भावना का पूछा गया पहले कि जन भावना क्या, आप जनप्रतिनिधि क्षेत्र की। तो हमारे प्रधान ने कहा कि सर्वप्रथम तो अगर राजस्थान की सरकार इस तरीके से रेवड़ियाँ बांट रही है तो क्यों नहीं हमें भी खाजोला जिला बनाया जाए, खाजोला विधानसभा में भी जिला बने। हम भी पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठे हैं, हम भी दूर दराज एरिया में बैठे हैं, हम बीकानेर से 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर हम बैठे हैं, तो हमें अलग से जिला बनाया जाए। पहला हमारा पॉइंट तो ये था, सरकार को हमने ये लिखा जी। दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि अगर सरकार जिला बनाने में असमर्थ है तो पुगल, खाजवाड़ा और छत्तीसगढ़ जो 2 उपखंड हैं जिनको प्रस्तावित कर रखा है, उनके लिए हमारी कोई सहमति नहीं है, उनको वापस बीकानेर में ही रखा जाए। हम इसमें सहमति नहीं देंगे, बीकानेर में ही रहना चाहते हैं। तो क्या हम एज्यूम कर सकते हैं कि पुगल प्रधान को भी पूछा होगा, आपके स्थानीय एमएलए को भी पूछा होगा? मैंने क्या कहा, वो जो लेटर था वो लेटर मैंने पढ़ा, लेटर में इन सबको एंडोर्स कर रखा था वो, तो जब एंडोर्स किया तो स्वाभाविक बात है, पूछा होगा। अब इन्होंने क्या जवाब दिया, क्या लिखा है, वो तो वही बता सकते हैं। गवर्नमेंट का लेटर है हमारे पास, तो उसकी कॉपी थी तो हमने देखा, उसमें बताया जनता को। खाजवाला और छत्तीसगढ़ दोनों उपखंड के लोगों की ये भावना है कि हमें बीकानेर के साथ ही रखा जाए, तो आपने उसके लिए क्या प्रयास किए जब शामिल कर लिया अनूपगढ़ जिले में? उसके बाद देखिए, जैसे ही बजट घोषणा हुई, बजट घोषणा में जैसे जिले बनाए उन्होंने राजस्थान में, उसमें अनूपगढ़ को जिला बनाया। हमने अनूपगढ़ को जिला बनाया तो उसका स्वागत है। अनूपगढ़ भी हमारे पड़ोसी क्षेत्र है, विधानसभा है, तो अनूपगढ़ को अगर जिला बनाते हैं, बनाया है, तो हमने उसका स्वागत किया, अच्छी बात है, जिला बनना चाहिए, उनकी मांग थी जी। लेकिन खाजवाड़ा को और छत्तीसगढ़ को उसमें शामिल करना, इसका हमने विरोध किया। उस वक्त तक गजट नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो मैंने जनता की भावना को टंटोला, मैं जनता के बीच में गया, छत्तीसगढ़ में भी गया, खाजवाड़ा भी गया, सबको इकट्ठा किया और जनता की भावना मैंने देखी। जनता की भावना ये थी कि साहब हम तो बीकानेर में ही रहना चाहते हैं, दोनों जगह। तो एसडीएम के माध्यम से हमने सीएम को अवगत करवाया, राजस्थान सरकार को अवगत कराया, फिर मैंने कमिश्नर और कलेक्टर के माध्यम, बीकानेर के माध्यम से मैंने मेरे लेटर पैड पे अवगत कराया कि जनता की भावना, जन भावना ये आ रही है कि हम बीकानेर में रहना चाहते हैं। तो आपका जो प्रस्तावित आपने जो कर रखा है, ये गजट नोटिफिकेशन में इनको शामिल नहीं किया जाए अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ को जिला बनाते हो तो उसका स्वागत है, लेकिन ये दोनों उपखंड वहाँ नहीं जाना चाहते, ये जन भावना है, ये हमने अवगत कराया था उस वक्त। फिर जैसे ही गजट नोटिफिकेशन आया और उसमें दोनों को शामिल कर लिया, अनूपगढ़ में दोनों उपखंडों को, तो जनता स्वविवेक से और संघर्ष समिति बना के जनता ने आंदोलन चालू किए। और उसमें क्यों कि मैं यहाँ 15 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरा भी धर्म दायित्व बनता है कि जब जन आंदोलन है या जनता की भावना है कि हम उधर नहीं जाना चाहते, तो हमने भी जनता के साथ कंधा मिला के सहयोग किया कि ठीक है, अगर आपकी भावना उधर जाने की नहीं है, आंदोलन आज भी चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये जन आंदोलन है। और पहली बार 15 साल में मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ में और खाजोड़ में इतना बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन मैंने आज तक नहीं देखा। लंबा और उग्र। पानी की समस्या रहती है, हमारा इरीगेटेड एरिया है, उसमें आंदोलन होते रहते हैं, चलते रहते हैं। गड़साना में भी आंदोलन हुआ था, लेकिन
खाजोड़ा और छत्तीसगढ़ उपखंड पे जो आंदोलन चल रहा है उसका जो रूप इस बार मैंने देखा बहुत ही अलग स्वरूप था। जन आंदोलन बहुत ही मतलब इस कदर था कि सरकार को समय रहते अगर अभी आचार संहिता में समय है नहीं, अगर इस पे विचार करेगी तो सरकार को भुगतना पड़ेगा, जनता की ये भावना। तो मंत्री जी ने तो अभी आश्वासन दे दिया कि इसको शामिल कर लिया जाएगा बीकानेर में। अब मंत्री जी करने वाले हैं, आश्वासन वही देने वाले हैं, तो अच्छी बात है, कर लेंगे तो। उन्हीं का ही मतलब सरकार है, वो भी आश्वासन देते हैं और मंत्री जी आश्वासन देते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा विश्वनाथ जी, एक बात हम मान लेते हैं कि ये शामिल नहीं हुआ, आप यदि एमएलए बनते हो तो क्या आपकी ये प्रायोरिटी रहेगी कि इस दोनों उपखंड को वापस बीकानेर में शामिल किया जाए? देखिए ब्रजमोहन जी, जन भावना है ये और बहुत बड़ा आंदोलन है। अब इसमें कुछ पंचायतें हमारी उधर 2, 4, 5 पंचायतें जो ऊपर एडजॉइनिंग हैं अनूपगढ़ के, उनका थोड़ा बहुत हमने देखा जनता में जाके उन पंचायतों को। उनकी इच्छा थी कि दूर होता तो हमारी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी 90% के आसपास लोगों की भावना है ये कि हम बीकानेर में रहना चाहते हैं। तो जब इतनी जन भावना है तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि जन भावना को देखते हुए आने वाले समय में अगर सरकार बीजेपी की राजस्थान में आती है तो हमने राजस्थान सरकार को भी में अवगत कराएंगे। सरकार में जब हमारे कोई भी जिस तरीके से राजस्थान सरकार का मुखिया होगा उसको अवगत कराएंगे। और अभी भी हमने कराया, हमारे जो बड़े प्रतिनिधि हैं राजस्थान के, जैसे हमारे प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब हैं, मैं उनसे मिला, उनको ज्ञापन दिया है। हमारे देश के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सीपी जोशी साहब, उनको भी अवगत कराया। माननीय वसुंधरा जी को अवगत कराया, सबको मैंने अवगत कराया और उनको कहा है कि अगर ऐसा ये सरकार नहीं करती है तो अपना क्या स्टैंड रहेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि ये तो इन्होंने तो राजस्थान में जिस तरीके से 19 ज़िले बनाए हैं तो उसमें सब जगह बहुत सारी खामियाँ हैं। छत्तीसगढ़ और खाजोड़ा को अनूपगढ़ में नहीं जाना है तो ये इस चीज़ पे वो पुनर्विचार करेंगे और पुनर्विचार करके राज्य सरकार बीजेपी आती है तो इसमें जनता की भावनाओं की कदर करते हुए हम बीकानेर में उनको वापस मिलाएंगे। मेरा ये अंतिम सवाल रहेगा, आपको तीसरी बार यदि खाजूवाला एमएलए बनाता है तो आपकी काम करने की क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए ब्रजमोहन जी, खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को हम देखते हैं जी। तो ये एक अलग ही तरीके का विधानसभा क्षेत्र है। 150 किलोमीटर में ये फैला हुआ है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, चाहे वो जैसलमेर हो, जोधपुर हो, चूरू हो, नागौर हो, बाहर से लोग, अलोटीज़ लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे जी। और उन्होंने इस क्षेत्र को आबाद किया है। सिंचाई पर ये डिपेंड है। सिंचाई व्यवस्था है खाजोड़ा की सबसे मेन उसका वहाँ का मुद्दा होता है। सिंचाई व्यवस्था में ये होता है कि उनके हिस्से का हक का पूरा पानी टेल तक पहुँचे और पूरा पानी आएगा तो किसानों में खुशहाली रहेगी, क्षेत्र हरा भरा रहेगा और जनता में भी उस चीज़ की मतलब बहुत ही अच्छी वो रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे मुख्य मुद्दा तो यहाँ का सिंचाई पानी का है। दूसरा है कि एजुकेशन की हम बात करें तो मैं तो इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्ववर्ती सरकार माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को कि मैं जब विधानसभा में आया था तो मेरे को यहाँ पे 3 12वीं स्कूल मिली थी, खाजोड़ा, पुगल, छतरगढ़, और हमने 3 12वीं से स्कूल को बढ़ाकर हमने 54 12वीं स्कूलें की, यानी अच्छा, 3 से सीधी 54 कर 51 दी। 65 साल में 3 12वीं स्कूल मिलना। और हमने पिछले 5 साल में जब हमें मौका मिला तो हमने इसको 54 किया। वो हमने नहीं, पूर्ववर्ती सरकार की मुखिया जो हमारी वसुंधरा जी थी उनकी एक ही नोटिस, एक ही उसके उनके आदेशों से पूरे हमारे क्षेत्र में हुई, पंचायत मुख्यालय को अपग्रेड किया उन्होंने। तो 3 से हमने 54 बनवाई। हमने शिक्षा के तंत्र को मजबूत किया, हमने बिजली के तंत्र को मजबूत किया, हमने 14 33 के जीएसएस लगाए, 2 132 के जीएसएस लगाए, हमने आईएन एक्सचेंज ऑफिस वहाँ खुलाए, पुगल आईएन ऑफिस खुलाया, छत्तीसगढ़ आईएन ऑफिस खुलाया, खाजोड़ा एक्सचेंज ऑफिस खुलाया, 220 का एक्सचेंज ऑफिस हमने 220 के भी जीएसएस का भी हमने छत्तीसगढ़ में पास करवाया। बिजली के तंत्र को भी मैंने इस क्षेत्र के मजबूत किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने मजबूत किया, गवर्नमेंट कॉलेज भी हमने खुलवाई, आईटीआई कॉलेज भी 2 चालू करवाई। इस तरीके से मूलभूत सुविधा इस क्षेत्र की, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि गांव ढाणी चकों में बसा हुआ क्षेत्र है, इसकी आज भी मूलभूत सुविधा में की बहुत अति आवश्यकता है। आने वाले समय हम चाहेंगे कि हमारा मुख्य तो यही रहेगा टारगेट कि नहरों का शुद्धिकरण का काम भी हमने हमारे समय में 3200 करोड़ रुपए पास कराए, वसुंधरा जी ने, गडकरी जी ने, राम प्रताप जी ने, 3200 करोड़ का काम आज भी चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि नहरों का सुदृढ़ीकरण हो, नहरों के अंतिम छोर तक, टैल तक पानी पहुँचे,
किसान के चेहरे पे खुशहाली हो और वहाँ का किसान अगर खुश होगा तो वहाँ पे विकास वो बोलेगा और बच्चे भी वहाँ के पढ़ेंगे, एजुकेशन का स्तर भी सुधरेगा। बिजली के सिस्टम को भी हमने ठीक किया, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से ढाणी-ढाणियों को हमने जोड़ा। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा कि आज भी वहाँ की विकास की कोई मतलब कोई कमी नहीं है, वहाँ विकास जितना कराओ बहुत संभावना है। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि टैल तक पानी पहुँचे, अच्छी शिक्षा हो और खाजोड़ा का विकास, चहुमुखी विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आप हमारे यहाँ पधारे, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।